MongoDB में हम डायरेक्टली डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बिना स्ट्रक्चर के डेटाबेस जल्दी मैसी हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है Mongoose, जो MongoDB के ऊपर एक ODM लेयर प्रोवाइड करता है। Mongoose हमें अलाउ करता है स्कीमा डिफाइन करने का, मींस डेटा का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, मॉडल्स बनाने का जिससे हम डेटाबेस से इजीली इंटरेक्ट कर सकें, और वैलिडेशन लगाने का ताकि गलत डेटा डेटाबेस में एंटर ही ना हो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्कीमा क्या होता है, मॉडल का क्या रोल है, और स्कीमा वैलिडेशन की सहायता से कैसे हम अपने बैकएंड को सेफ और प्रिडिक्टेबल बना सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो MongoDB बेस्ड एप्स आपके लिए बन जाएंगे क्लीन, रिलायबल और प्रोडक्शन रेडी। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपकी ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं Mongoose में मॉडल्स एंड स्कीमा वैलिडेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्कीमा क्या होता है। जो स्कीमा है वो डिफाइन करता है कि हमारे डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मींस जो भी हम डेटा या डॉक्यूमेंट हमारे MongoDB में स्टोर करते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये डिफाइन करता है स्कीमा। उसमें क्या क्या फील्ड्स आएंगी, जो फील्ड्स हैं उनके डेटा टाइप क्या होंगे और उनका वैलिडेशन रूल क्या होगा, ये सब चीज़ें कौन डिफाइन करता है, एक स्कीमा डिफाइन करता है, और ये एक्ट करता है एक ब्लूप्रिंट की तरह। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमें स्कीमा वैलिडेशन की जरूरत क्यों होती है। विदाउट वैलिडेशन कोई भी डेटा सेव हो जाएगा और डेटाबेस जो है वो इनकंसिस्टेंट बन जाएगा। मींस अगर आप कोई भी स्कीमा नहीं बनाते हैं तो जो भी यूज़र या फिर मान लो आप भी अगर कोई भी डेटा उसमें अपने कलेक्शन में स्टोर करते हैं, डेटाबेस में स्टोर करते हैं, तो कुछ भी डेटा स्टोर हो जाता है। इससे आपका जो डेटाबेस है वो भी मैसी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका कोई कलेक्शन है यूज़र नाम से, तो क्या आप उस यूज़र कलेक्शन में अपने प्रोडक्ट्स का डेटा स्टोर करोगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम बनाते हैं स्कीमा कि वो डिफाइन करेगा कि क्या क्या फील्ड्स हमारे यूज़र कलेक्शन में आ सकती हैं, और वैलिडेशन इंश्योर करता है कि करेक्ट डेटा स्टोर हो, प्रिवेंट करता है कोई भी गलत इनपुट से, और इम्प्रूव करता है रिलायबिलिटी को। इसके बाद समझते हैं कि मॉडल क्या होता है। जो मॉडल है वो रैपर होता है स्कीमा के ऊपर, और ये रिप्रेजेंट करता है एक कलेक्शन को। मींस जो भी स्कीमा हमने बनाया उसको हम रैप करते हैं एक मॉडल से, और ये मॉडल क्या करता है कि उस नेम का कलेक्शन बनाता है। मींस आप जिस भी नेम का मॉडल बनाएंगे उसी नेम का कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा, और ये यूज़ किया जाता है क्रिएट डॉक्यूमेंट करने के लिए, रीड करने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए। बेसिकली सारे CRUD ऑपरेशन मॉडल से ही होते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम स्कीमा बनाते हैं और मॉडल बनाते हैं यूजिंग Mongoose। अब जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने Tut24 फोल्डर ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें पिछली वीडियो का ही कोड है जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम Mongoose की सहायता से CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं और अपने डेटाबेस में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मॉडल में जाएं तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑलरेडी हमारे पास एक यूज़र स्कीमा, और या फिर मैं कहूँ कि यूज़र मॉडल क्रिएटेड है, लेकिन मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ताकि अब इस वीडियो में हम पूरा स्क्रैच से स्कीमा और मॉडल क्रिएट करेंगे, जिसको करने के लिए सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना है Mongoose को, और इस Mongoose में हमें मिलता है एक स्कीमा क्लास और मिलता है हमें मॉडल। इन दोनों का यूज़ करके हम स्कीमा क्रिएट करते हैं और मॉडल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्रिएट करना है स्कीमा। मीन्स मान लीजिए आप कोई यूज़र कलेक्शन बना रहे हैं, तो यूज़र में क्या क्या फील्ड्स आएंगी यूज़र्स की, उसको कहते हैं ब्लूप्रिंट या फिर स्कीमा। तो मान लो मैंने नाम दिया कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा इक्वल स्कीमा क्लास का यूज़ करेंगे। इसमें हमें पास करना होता है एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी वो सारी फील्ड्स आती हैं जो भी फील्ड्स आपको आपके यूज़र कलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स में चाहिए। तो मान लो मैंने दे दिया कि हमें चाहिए फर्स्ट नेम, और जो कि टाइप होगा इसका स्ट्रिंग, और मान लो आपको चाहिए लास्ट नेम, और जिसका टाइप होगा अगेन स्ट्रिंग। इसके बाद ये तो आपने बना लिया एक ब्लूप्रिंट, लेकिन अब इसके बाद हम बनाते हैं मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो किस कलेक्शन में जाकर सेव होगा। तो हम यहाँ से मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल, ये हमने जो यहाँ पर मॉडल फंक्शन को इंपोर्ट किया है,
इसमें हमें सबसे पहला आर्गुमेंट पास करना होता है कि हमारे मॉडल या फिर कलेक्शन का नेम क्या होगा। तो मान लो हम दे देते हैं कि हमारे जो मॉडल या फिर कलेक्शन का नेम है वो होगा यूज़र, और हमारे उसके बाद जो सेकंड आर्गुमेंट है वो हमें पास करना होता है हमारा स्कीमा, कि हमारा जो ये मॉडल है वो उसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा। तो हम यहाँ पर जो हमने ऊपर यूज़र स्कीमा क्रिएट किया है, इसी यूज़र स्कीमा को हम यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे, और यहाँ से मैं इस जो मॉडल हमने बनाया है इसको मैं कर दूंगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मॉडल। अब ये जो मॉडल है, इस मॉडल का यूज़ करके हम ग्रिड ऑपरेशन कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी अगर आप कंट्रोलर्स में देखें तो किया भी हुआ है। अगर आप यहाँ ऊपर जाएं तो मैंने यहाँ पर यूज़र मॉडल को इंपोर्ट किया है। अगर मैं इससे कंट्रोलर क्लिक करूँ तो हमें इसी फाइल पर ये रीडायरेक्ट कर रहा है या फिर भेज रहा है। और ये जो यूज़र मॉडल है, इसी से मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि फाइंड फंक्शन, फाइंड वन हुआ, उसके बाद क्रिएट हुआ, और यहाँ पर नीचे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, इन सारे फंक्शंस का यूज़ करके हम CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं MongoDB में। और यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर हमें न्यू भी लगाना होगा, मैं ये थोड़ा सा भूल गया। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन न्यू लगाना एक अच्छी बात है, गुड बेस्ट प्रैक्टिस में आता है। अब इसके बाद ये हमारा जो क्रिएट यूज़र कंट्रोलर है, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे हम क्रिएट फंक्शन का यूज़ करके जो हमें हमारे मॉडल से मिलता है उसका यूज़ करके हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को डिस्ट्रक्चर कर रहे थे, तो इसको मैं हटा दूंगा, और ये जो हमारा वैलिडेशन है इसको भी मैं रिमूव कर दूंगा। और जो भी हमारे पास यहाँ से रिक्वेस्ट बॉडी आएगी उसे मैं एज इट इज़ सेव कर दूंगा। मैंने क्या किया, जो भी यूज़र हमें रिक्वेस्ट बॉडी में डेटा भेजेगा हम एज इट इज़ उसको सेव कर देंगे हमारे डेटाबेस में। फाइल को सेव करेंगे और हमारा ये जो सर्वर ऑलरेडी चल रहा है उसको मैं रीस्टार्ट करूँगा, तो हमारा जो सर्वर है वो 3000 पोर्ट पर चलने लगेगा। यहाँ से हम जाएंगे थंडर क्लाइंट पर और एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। हमारा ये जो सर्वर चल रहा है वो चल रहा है लोकल होस्ट :3000 पर, और जो एंड पॉइंट है वो है यूज़र्स। और यहाँ से जो मेथड है HTTP मेथड वो है पोस्ट। अब मान लो किसी ने भेजा यहाँ से फर्स्ट नेम, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से मान लो फर्स्ट नेम भेजा लोकेंद्र, और मैंने भेज दिया लास्ट नेम, मैं भेज दिया गुप्ता। रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो हमें हमारा जो यूज़र है वो क्रिएट होकर देखने को मिल जाएगा, और रिस्पॉन्स में हमें बाकी सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी, _ID और _V, जो कि वर्जन के लिए यूज़ होता है। और अगर हम अपने MongoDB डेटाबेस को देखें तो अगर मैं आपको अपना यूज़र कलेक्शन दिखाऊं, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ये जो कलेक्शन का नाम है वो है यूज़र्स, लेकिन हमने दिया क्या था, हमने दिया था यूज़र। तो MongoDB क्या करता है या Mongoose क्या करता है कि जो भी हम मॉडल का नेम पास करते हैं उसमें ऑटोमेटिकली ये एस ऐड कर देता है लास्ट में। मीन्स अगर हमने पास किया यूज़र तो उसका हो गया यहाँ पर यूज़र्स, अगर हमने पास किया होता प्रोडक्ट तो हो जाता उसका प्रोडक्ट्स। लेकिन इसका एक और तरीका है कि अगर मान लो आपको यहाँ पर प्लूरल नेम पास नहीं करना तो भी हम ऐसा कर सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन उससे भी पहले आप यहाँ पर देखें जो हमारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम थे जो यूज़र ने सेंड किए थे वो यहाँ पर क्रिएट हो गए। लेकिन मान लो कि यूज़र ने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ साथ कोई एक और फील्ड भी सेंड कर दी होती, सपोज मिडिल नेम। मान लो मैंने मिडिल नेम में भेज दिया कुमार, रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो भी हमें अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, _ID, _V, ये चार चीज़ें ही देखने को मिल रही हैं। हमें मिडिल नेम तो देखने को नहीं मिला। चलिए हम डेटाबेस चेक करते हैं। अगर हम डेटाबेस में जाएं और यहाँ पर रिफ्रेश करें तो भी आपको दोनों ही डॉक्यूमेंट्स में जो मैंने अभी अभी बनाया वो भी सेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उसका सेम था, लेकिन कहीं भी आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में मिडिल नेम देखने को नहीं मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि जो हमने स्कीमा बनाया और उस स्कीमा में जो जो भी फील्ड्स थी सिर्फ वही फील्ड्स यहाँ पर अलाउड होंगी, और अगर कोई एक्स्ट्रा फील्ड सेंड करता है यूज़र तो वो इग्नोर कर दी जाएगी। अब इसके बाद है कि जो हमारा ये मॉडल क्रिएट हुआ यूज़र्स, मान लो आपको इसमें प्लूरल यूज़र में यूज़र्स ना लगाना होता, लास्ट में एस ना लगाना होता, तो उसको करने का एक और तरीका है। अब मान लो आपको चाहिए कि जो आपका कलेक्शन है उसका नेम आपको यूज़र्स नहीं रखना, प्लूरल में नहीं रखना, तो यहाँ पर जब सबसे पहले आपने मॉडल में पास किया था कि आपके
जो मॉडल का नेम क्या होगा, उसके बाद आपने स्कीमा पास किया था, उसके बाद थर्ड आर्गुमेंट आप इसमें पास कर सकते हैं जिसमें आता है कि आपके कलेक्शन का एक्चुअल नेम क्या होगा। तो मीन्स अगर आपने यहाँ पर पास कर दिया यूज़र, मैं फाइल को सेव करूँगा, अपने सर्वर को करूँगा रीस्टार्ट, और यहाँ से अगर मैं अपने डेटाबेस को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि आपके पास एक और यूज़र कलेक्शन अब बन चुका है। ये यूज़र्स नहीं है, ये यूज़र है, ये यूज़र से डिफरेंट है, दोनों जो कलेक्शन है वो डिफरेंट है। और अब जब भी हम हमारे डेटाबेस में डेटा स्टोर करेंगे तो वो यूज़र्स में नहीं होगा बल्कि यूज़र में होगा। मीन्स मान लो मैंने यहाँ से पास किया, मान लो मैंने लिखा यहाँ पर रंजीत और यहाँ पर लिख दिया सिंह और रिक्वेस्ट सेंड की, तो आप अगर यहाँ पर यूज़र कलेक्शन में रिफ्रेश करोगे तो आपको रंजीत सिंह देखने को मिलेगा। मिडिल नेम अभी भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हमारे स्कीमा में मिडिल नेम डिफाइन नहीं था। और अगर आप यूज़र्स को रिफ्रेश करोगे तो आपको सेम वही 2 डॉक्यूमेंट्स ही देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि कैसे आप अपने कलेक्शन का नेम डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद बात आती है कि मान लो लास्ट नेम यूज़र ने नहीं भेजा, मीन्स यूज़र ने फर्स्ट नेम भेजा, मिडिल नेम नहीं भेजा, लेकिन लास्ट नेम भी नहीं भेजा। मान लो मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम की जगह कर दिया हर्षित, रिक्वेस्ट सेंड की, हमारी रिक्वेस्ट चली गई लेकिन लास्ट नेम तो यूज़र ने भेजा ही नहीं था। अगर हम डेटाबेस को चेक करें और मैं अपने यूज़र कलेक्शन में जाऊँ, रिफ्रेश करूँ, तो आप देखेंगे कि आपको फर्स्ट नेम हर्षित देखने को मिलेगा, लेकिन हमें इस केस में डेटाबेस से एरर देखने को मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जब स्कीमा अपना क्रिएट किया था तो हमने ये तो बोला था कि हमारे स्कीमा में फर्स्ट नेम होगा, हमारे डॉक्यूमेंट में लास्ट नेम होगा, लेकिन हमने उसका टाइप भी दिया था कि दोनों स्ट्रिंग टाइप के होंगे, लेकिन हमने कहीं भी ये नहीं कहा था कि ये मैंडेटरी है। मीन्स हमने स्कीमा को, हमने अपने मॉन्गूस को ये नहीं बोला कि ये जो फील्ड है वो मैंडेटरी है। तो अगर किसी भी फील्ड को आपको मैंडेटरी बनाना हो तो आप कुछ इस प्रकार करेंगे कि फर्स्ट नेम में सबसे पहले तो आप लगाएंगे एक ऑब्जेक्ट, उसमें टाइप देंगे कि जो टाइप है आपके इस फील्ड का वो होगा स्ट्रिंग। उसके बाद हमारे पास कंस्टेंट होता है रिक्वायर्ड, और अगर आपने इसमें भेज दिया ट्रू, और सेम चीज़ मैं यहाँ भी करूँगा लास्ट नेम के साथ, मैंने यहाँ पर भेजा टाइप जो होगा इसका होगा स्ट्रिंग, और हम यहाँ पर लगाएंगे रिक्वायर्ड कंस्टेंट और इसमें पास कर देंगे अगेन ट्रू। फाइल को सेव करेंगे, सर्वर को करेंगे रीस्टार्ट, और अब अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो हमें एरर देखने को मिलेगा। ऑल्दो अभी इंटरनल सर्वर एरर देखने को मिल रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, ये जो इंटरनल सर्वर एरर है यहां से मैं एरर डॉट मैसेज में हमें वो एरर मैसेज देखने को मिलता है, जो भी एरर मैसेज हमें डेटाबेस से आता है। फाइल को सेव करूंगा, सर्वर को रीस्टार्ट करूंगा। अब अगर रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो हमें एक्चुअल एरर देखने को मिलेगा, यूज़र वैलिडेशन फील्ड लास्ट नेम जो है वो रिक्वायर्ड है। और अब अगर हम यहाँ से लास्ट नेम को सेंड कर देंगे, लास्ट नेम मान लो मैंने कर दिया सोनी, तो अब हमारा जो यूज़र है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आती है, मान लो आपको इसमें एज भी सेव करना हो, मैंने यहाँ पर दे दिया एज, और इसका जो टाइप है वो होगा क्या, नंबर। फाइल को सेव करेंगे और मैंने मान लो इसमें दे दिया कि ये भी रिक्वायर्ड है। तो अब आपको ये तो पता ही होगा कि अगर हम एज नहीं सेंड करेंगे अपनी रिक्वेस्ट करते टाइम तो हमें एरर देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही। सर्वर को रीस्टार्ट करूंगा, उसके बाद अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो यूज़र वैलिडेशन फेल आएगा कि पाथ एज रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पर मान लो एज भी सेंड कर देते हैं। लेकिन मेरे मन में खुरापात जागी और मैंने एज में सेंड कर दिया -1। क्या आप सोचें कि एज कभी माइनस में हो सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, रिक्वेस्ट सक्सेसफुली चली जाएगी और एज -1 के साथ यूज़र क्रिएट भी हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास यहीं पर आते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम कंस्ट्रेंट। मीन्स अगर हम यहाँ पर लिख दें कि मिन जो है वो 1 होना चाहिए और जो मैक्स है वो मान लो मैं दे देता हूँ कि 100 होना चाहिए, कि 100 साल से ज़्यादा तो कोई
जिएगा ही नहीं, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो अब अगर सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा पहले ऑब्वियसली, और अब अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो हमें एरर देखने को मिलेगा कि यूज़र वैलिडेशन फील्ड जो पाथ एज है वो -1 से वो -1 है, जो कि लेस देन है मिनिमम अलाउड वैल्यू जो कि है 1। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और अगर अब आप यहाँ से 1 सेंड करेंगे तो हमारा यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आता है कि मान लो यूज़र ने फर्स्ट नेम में सिर्फ एक सिंगल लेटर भेजा, तो क्या सिंगल लेटर का नेम होता है? अब हो सकता है कि कुछ रेयर केसेस में सिंगल लेटर का नेम भी होता हो, लेकिन जनरली तो ऐसा नहीं होता। हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, रिक्वेस्ट सक्सेसफुली चली जाएगी, लेकिन ये तो गलत बात है। हमें एरर देखने को मिलना चाहिए कि अगर मान लो कि जो फर्स्ट नेम है उसकी कुछ मिनिमम लेंथ हो, तो यहीं पर हमारे पास आते हैं मिन लेंथ एंड मैक्स लेंथ कंस्ट्रेंट। तो हम यहाँ पर लगा देंगे कि जो यूज़र के फर्स्ट नेम की मिन लेंथ है LENGTH वो होना चाहिए फॉर सपोज 3, कि एटलीस्ट जो उसका फर्स्ट नेम है वो 3 लेंथ का तो होना ही चाहिए। और मैक्सिमम भी लगा सकते हैं हम कि मैक्सिमम लेंथ मान लो, मैक्सिमम लेंथ हम ले देते हैं 10। और सर्वर को ऑब्वियसली हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हम अगर अब रिक्वेस्ट करेंगे तो यूज़र वैलिडेशन फील्ड का हमें एरर आएगा अगेन, और जो फर्स्ट नेम है वो उसकी लेंथ है 1 जो कि शॉर्टर है मिनिमम अलाउड लेंथ जो कि है 3। एंड सिमिलरली अगर हम मान लो 10 से ज़्यादा इसमें लेटर्स पास कर दें, मान लो मैंने कुछ भी रैंडम लेटर्स पास कर दिए, रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, तो अब हमें जो है मैक्सिमम लेंथ का एरर आएगा कि जो ये फर्स्ट नेम हमने सेंड किया वो लॉन्गर है मैक्सिमम अलाउड लेंथ जो कि है 10। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ कंस्ट्रेंट समझ आया होगा। उसके बाद आते हैं इनम वैलिडेशन। मान लो कि आपने एक और फील्ड सेट की इसमें जिसका टाइप है अगेन स्ट्रिंग, और ये भी है मान लो रिक्वायर्ड और ट्रू, या फिर चलो इसको रिक्वायर्ड नहीं करते हम। अब आप ऐसे सोचिए कि जो रोल्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक ही तो होते हैं, कि मीन्स या तो जो यूज़र है वो उसका रोल यूज़र होगा, या फिर एडमिन होगा, या फिर ओनर होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा और एटसेट्रा। अब ऐसा तो है नहीं कि रोल में अगर कोई यूज़र अपना नेम भेज दे तो वो रोल क्रिएट हो जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली जो रोल हैं वो प्री डिफाइन होते हैं किसी भी सर्वर में या किसी भी एप्लीकेशन में, तो वहीं पर हमारे पास आते हैं इनम। हम यहाँ पर पास करेंगे इनम और इसमें पास करते हैं हम एरे, और इस एरे में हम डिफाइन करते हैं हमारे वो सारी रोल्स की वैल्यूज जो कि एक्सेप्टेबल है। मान लो हमने पास कर दिया यहाँ पर यूज़र, हमने पास कर दिया एडमिन, हमने पास कर दिया ओनर। सर्वर को करेंगे रीस्टार्ट, और मान लो कि हमने यहाँ पर जो रोल है उसमें सेंड कर दिया ऐसा कोई रोल जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। मान लो मैंने रोल सेंड कर दिया, क्या करूँ, मान लो मैंने रोल में सेंड कर दिया डेटाबेस, होता नहीं है बट कर देते हैं। रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, और रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले हमें इसमें जो नेम है वो सही करना पड़ेगा, नहीं तो हमें अगेन फर्स्ट नेम का ही एरर देखने को मिलेगा। रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो हमें एरर देखने को मिला कि जो रोल डेटाबेस है वो डिफाइन वैलिड इनम नहीं है रोल के लिए। और अगर हम जो हमारे डिफाइंड जो कि एक्सेप्टेबल रोल्स हैं वो सेंड करेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली चली जाएगी। लेकिन बात आती है कि अगर मैं यूज़र मीन्स रोल नहीं भेजूँ तो क्या हमारा यूज़र है वो क्रिएट होगा? बिल्कुल क्रिएट होगा। मान लो मैंने यहाँ पर शिवम नाम से कोई यूज़र क्रिएट किया, इसमें रोल नहीं आया, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर रोल को यूज़र सेंड ना करे तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई उसको रोल मिल जाए। तो वहीं पर हमारे पास आता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। हम यहाँ पर पास करेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप याद रखें कि वही होना चाहिए जो आपने यहाँ पर वैल्यू उसको पास किया है। अगर आप इसके अलावा कोई वैल्यू को पास करेंगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा। मालूम मैं दे देता हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट रोल है यूज़र का वो यूज़र होगा। सर्वर को हम रीस्टार्ट करेंगे, और अब रिक्वेस्ट अगर मैं करूँ, मान लो मैंने कर दिया शिवम पांडे नाम से मैंने कोई यूज़र बनाया, रिक्वेस्ट की, तो आप देखेंगे कि जो उसे बाय डिफ़ॉल्ट हमने रोल दिया था वो यूज़र उसको असाइन हो गया। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी।
अब मान लो कि आपको कोई एक ऐसी फील्ड बनानी है जो कि हर डॉक्यूमेंट के लिए यूनिक हो। मीन्स मान लो कि आपको चाहिए ईमेल का एग्जाम्पल लेते हैं कि जो ईमेल होते हैं वो हर यूज़र का एक यूनिक ईमेल होता है। वैसा तो नहीं होता है कि आप सेम ईमेल से मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट कर पाओ। तो मान लो हमने एक फील्ड बनाई ईमेल और इसका टाइप दिया हमने स्ट्रिंग और हमने दिया मान लो कि ये रिक्वायर्ड होगी और हमें इसे यूनिक बनाने के लिए हमारे पास कंस्ट्रेंट होता है यूनिक का और हमने पास कर दिया यहाँ पर ट्रू। फाइल को सेव करूँगा, सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी ये जो यूनिक ट्रू है वो काम नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर भेज दिया ईमेल shivam@gmail.com। जीमेल की स्पेलिंग गलत है आई नो, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने रिक्वेस्ट सेंड की तो हमारा यूज़र क्रिएट हो गया। अभी तो चलो ठीक था, लेकिन मान लो मैंने दोबारा रिक्वेस्ट सेंड की तो हमारा सेम यूज़र दोबारा से क्रिएट हो गया। अगर हम डेटाबेस में भी चेक करें, मान लो मैं इस ईमेल को करता हूँ कॉपी, डेटाबेस में जाएं और मैंने लिखा ईमेल जो है वो इसके बराबर होना चाहिए, वो हम सर्च करते हैं तो हमें 2 डॉक्यूमेंट्स मिल गए जिसका ईमेल जो है वो सेम है। लेकिन हमने तो दिया था यूनिक ट्रू, तो फिर ये काम क्यों नहीं किया? वो काम इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमारा जो कलेक्शन था वो ऑलरेडी बना हुआ था। अब मान लो कि जब हमने यूनिक ट्रू दिया उस फील्ड के अंदर कंस्टेंट, उससे पहले भी मान लो कि अगर ईमेल्स क्रिएट हो रखे होते हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ईमेल फील्ड्स होती और उन फील्ड्स की जो वैल्यूज़ है वो भी सेम होती, तो उस केस में जो यूनिकनेस है वो तो वहाँ पर ही ब्रेक हो जाती, क्योंकि कुछ और डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं ना जिनके ईमेल सेम है, तो इसीलिए यूनिक ट्रू ऐसे काम नहीं करता। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारा ये डेटाबेस है इसको मैं डिलीट ही कर दूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा यूज़र और हम इस डेटाबेस को ड्रॉप कर देंगे, तो हमारा डेटाबेस जो है वो ड्रॉप हो जाएगा और इसको भी मैं क्लोज कर दूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे। जैसे ही सर्वर रीस्टार्ट करेंगे हमारा डेटाबेस और कलेक्शन दोनों ही क्रिएट हो जाएंगे। अगर मैं जाके दिखाऊं, अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा जो यूज़र्स कलेक्शन है वो क्रिएट हो चुका है। एक्चुअली ये नहीं था, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो हमारा जो यूज़र कलेक्शन है वो क्रिएट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको इंडेक्सेस के आगे 2 दिखाई दे रहा होगा। अगर हम अपने यूज़र्स कलेक्शन में जाएँ जो हमने पहले बनाया था, और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो हमें सिर्फ _id पर इंडेक्स क्रिएट होकर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से अपने यूज़र कलेक्शन में जाऊँ तो हमें _id के साथ साथ हमें ईमेल पर भी अपना इंडेक्स क्रिएट होकर देखने को मिल रहा है। मीन्स जब भी आप किसी फील्ड को यूनिक ट्रू देते हो तो उस फील्ड के तो डेटाबेस क्या करता है कि उस फील्ड का इंडेक्स क्रिएट कर देता है। मीन्स अगर आप इस फील्ड से सर्च करोगे यूज़र को तो जो सर्च है, जो सर्चिंग है वो बहुत ही फास्ट होगी। जैसे आपने बुक्स के आगे देखा होगा कि कुछ पेजेस में इंडेक्स की स्टार्टिंग के जो कुछ पेजेस होते हैं उसमें इंडेक्सेस दिए होते हैं कि जो ये चैप्टर है वो इस पेज से इस पेज पर तक है और अगला चैप्टर इस पेज से इस पेज तक है। तो वही इंडेक्सिंग हमारे डेटाबेस में भी होती है जब भी हम यूनिक ट्रू देते हैं। तो अब अगर हम नए डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे, मीन्स अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और मैंने मान लो यहाँ सबसे पहले तो मैं जीमेल कर देता हूँ, मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो हमें जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी और हमारा डॉक्यूमेंट भी क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो अब हमें डुप्लीकेट की एरर देखने को मिलेगा कि डेटाबेस यूज़र जो है वो इंडेक्स है ईमेल 1 का और इसलिए ये जो ईमेल है वो डुप्लीकेट की है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि कैसे आप किसी फील्ड को यूनिक क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद है कि मान लो अभी आपने ईमेल को यूनिक तो कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि मान लो किसी ने ईमेल में अपर केस में सेंड कर दिया। अब जो ईमेल है वो केस इनसेंसिटिव होता है। मीन्स अगर आपका ईमेल अपर केस हो लोअर केस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली चली जाएगी। ये तो गलत हो गया। तो इसीलिए हमारे पास एक और कंस्टेंट आता है जो कि होता है लोअर केस और इसे में हम दे देंगे ट्रू। फाइल को सेव करेंगे, सर्वर को करेंगे रीस्टार्ट और अब अगर हम मान लो हम एक और ईमेल से न्यू ईमेल से यूज़र क्रिएट करें, मान लो मैंने दे दिया हर्षित, नाम भी मैं चेंज कर दूंगा, मैंने मान लो दे दिया हर्षित सोनी
रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो मैं हर्षित जो है वो सारे लेटर्स कैपिटल रखता हूँ तो हमारी अब जो रिक्वेस्ट है वो नहीं जाएगी, हमें डुप्लीकेट की का एरर अगेन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लो यूज़र ने क्या किया कि फिर से चालाकी की, उसने ईमेल में स्पेस सेंड कर दिया, रिक्वेस्ट सेंड की, हमारी रिक्वेस्ट चली गई, यूज़र क्रिएट भी हो गया, ये तो फिर से गलत हो गया। इसीलिए हमारे पास एक और कंस्टेंट आता है जो कि होता है ट्रिम, जो कि क्या करता है कि कोई भी फील्ड स्टोर करने से पहले उसको ट्रिम करता है। और हमें इसमें सिंपली बूलियन वैल्यू ट्रू पास कर देनी है। फाइल को सेव करेंगे, सर्वर को करेंगे रीस्टार्ट, और अब अगर हम मान लो इसमें एक और स्पेस सेंड कर दें तो हमें एरर देखने को मिलेगा अगेन। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद आते हैं टाइम स्टैम्प्स। मीन्स आपको अगर इसका रिकॉर्ड रखना हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कब क्रिएट हुआ और कब लास्ट टाइम अपडेट हुआ, तो जब हमने हमारे जो स्कीमा क्लास के अंदर अपना डॉक्यूमेंट, अपना ऑब्जेक्ट पास किया था जिसमें अपनी सारी फील्ड्स को डिफाइन किया था, तो उसमें ही हमें सेकंड आर्गुमेंट में पास कर सकते हैं कुछ ऑप्शंस, जिसमें हम पास करेंगे टाइम स्टैम्प्स, जिसको आपको सिंपली ट्रू पास कर देना है, बूलियन वैल्यू। फाइल को मैं सेव करूंगा तो अब क्या होगा कि ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट फील्ड आपके डॉक्यूमेंट में सेव होती जाएंगी। मैं सर्वर को रीस्टार्ट करूंगा। अब अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे, मान लो हमने ईमेल में भेज दिया lokendra@gmail.com, नाम भी मैं सही लिखूंगा लोकेंद्र, और मान लो मैंने सोनी ही रहने दिया। रिक्वेस्ट सेंड की तो आप देखेंगे कि आपको दो नई फील्ड्स देखने को मिल रही हैं, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। ये वो फील्ड्स हैं कि आपका डॉक्यूमेंट कब क्रिएट हुआ और लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ। मीन्स अगर आप अपनी फील्ड को अपडेट करते हो, मीन्स मान लो कि मुझे चेंज करना है यहाँ पर कि जो लास्ट नेम है वो सोनी नहीं होना चाहिए, वो गुप्ता होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो इस आईडी को कॉपी करूँगा और इस आईडी को भेज दूंगा यहाँ पर कि हमें इस यूज़र को अपडेट करना है। जो HTTP मेथड है वो है पैच। अब ये ऑलरेडी मैंने ये सारी APIs क्रिएट कर रखी हैं, आप ये मत सोचना कि हमें ये भी MongoDB करके देता है। तो यहाँ पर मैंने सारे रूट्स यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं। तो हम यहाँ पर जो पैच मेथड है उसका यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमें ID पास करनी है। तो हमने यहाँ पर ID पास की और जो नेम है वो हमने पास कर दिया गुप्ता, और हमें और कुछ तो अपडेट करना नहीं है, तो बाकी सारी फील्ड्स को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। मैं रिक्वेस्ट सेंड करूंगा और उसके पहले कॉमा भी हटाना पड़ेगा। मैंने जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड की तो अब हमें, अगर आप देखें तो हमें वही पुराना ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ किया था फाइंड बाय ID एंड अपडेट, जो कि रिटर्न करता है पुराना डॉक्यूमेंट, मीन्स अपडेट होने से पहले वाला डॉक्यूमेंट। अगर हम यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, तो हमें, अगर आप देखें कि जो लास्ट नेम है वो सही हो गया और क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट की वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर जो क्रिएटेड एट है वो है 18:54 और यहाँ पर अपडेटेड एट है जब लास्ट टाइम आपका जो यहाँ पर जेसन है वो अपडेट हुआ। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो यहाँ पर जो भी PDF में जितने भी कंस्टेंट थे वो सारे मैंने आपको बताई दिए। मैंने मिनिमैक्स बताई दिया, स्ट्रिंग की लेंथ का जो वैलिडेशन है वो बताई दिया, इनम कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैंने बता दिया, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, यूनिक कंस्टेंट कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रिम और लोअर केस कैसे कर सकते हैं, आप वैल्यूज़ को अपनी टाइम स्टैम्प कैसे लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो मेन कंस्टेंट होते हैं आपके स्कीमा को वैलिडेट करने के लिए, जो आप डेली बेसिस पर यूज़ भी करेंगे अगर आप एक बैकएंड डेवलपर हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको लगभग बताई दी हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो कैसे आप एक्चुअल एरर मैसेज है उसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं एरर ऑब्जेक्ट में से। तो हमने देखा जो स्कीमा है वो डिफाइन करता है कि आपके डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो मॉडल है वो परफॉर्म करता है CRUD ऑपरेशंस, मोंगोस प्रोवाइड करता है वैलिडेशन को, प्रिवेंट करता है कोई भी गलत डेटा सेव होने से, और ये एसेंशियल है फॉर प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशंस। तो ये था मोंगोस मॉडल्स और स्कीमा वैलिडेशन के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।